वो अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 28 रमजान मुबारक 1444 हिजरी, अप्रैल की 19 तारीख सन 2023 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा आदिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर आदिल एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। वैसे वीक कैसा गुजर रहा होगा ये तो मैं अगर ये बोलूँ कि अच्छा गुजर रहा होगा तो आई थिंक दैट वुड बी एन ओवर स्टेटमेंट। या आई थिंक काफी हम अपने शो में भी ये बात कर चुके होंगे, रमजान का आखिरी वीक जरा थोड़ा सा टफ हो जाता है, लेकिन वेल इट्स द 28th ऑफ रमजान टुडे। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मुताबिक तो कल से छुट्टियां शुरू होनी है ना। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बातें आ गई थी कि जी आम तातील जो है क्या जुमेरात को भी जो है वो छुट्टियों का सीन शुरू हो रहा है, बट आई गेस दैट इज नॉट द केस राइट नाउ। द प्रॉब्लम इज दैट छुट्टियां अपने मुकर्ररा वक्त पर ही शुरू होने वाली हैं, ऐसा लग रहा है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, यही छुट्टियां ना यार। मैं तो ऑनेस्टली आई हैव इवन लॉस्ट ट्रैक ऑफ द हॉलीडेज दीस डेज, बट बहरहाल आप कंफर्म कर दीजिएगा मुझे, कहीं अल्लाह करे आज आखिरी वर्किंग डे हो, लेकिन बज़ाहिर लेट्स सी क्या होता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और क्या सीन है? और ये सीन है कि जनाब आज का पहला मैसेज हमारे पास आया है किन का? तहसीन अमजद साहब कहते हैं सदील भाई एंड कराची फैंस स्टे हैप्पी एंड काम। नहीं, आपने स्पेसिफिकली ये जो है कराची के जो है वो लोगों को जो है वो आपने स्पेशली क्यों कहा है? बाकी पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो प्रोग्राम सुन रहे हैं लोग, तहसीन साहब, दे विल बी फीलिंग लेट ऑफ, बट बहरहाल चलें जी। और क्या सीन है उसके अलावा? और जनाब हाँ, हमारे दोस्त अब्दुल रज़ाक साहब का मैसेज मैंने नहीं पढ़ा। कहते ये हैं कि क्वाड्स इज वन ऑफ द मूवमेंट दैट आर यूज्ड टू मेक अ वॉच। द क्वाड्स वॉचेस आर मोर एक्यूरेट देन अदर टाइप्स ऑफ वॉचेस, मोरओवर दे आर लो प्राइस्ड देन द मैकेनिक वॉचेस। जी हाँ, क्वाड्स अक्सर घड़ियों में जो है ये क्वाड्स लिखा हुआ आता है, तो अब्दुल रज़ाक साहब ने किसी घड़ी में क्वाड्स लिखा हुआ देखा, उन्होंने उसकी तस्वीर ली और उन्होंने जो है ये चीज जिसे कहते हैं कि शेयर की। बट बहरहाल क्वाड्स आपको पता है कि जो घड़ियां होती हैं मखसूस, ये जो नंबर वाली घड़ियां जो होती हैं जिसमें जो एक तो डिजिटल वॉच होती है और एक दूसरी जो सुइयों वाली घड़ियां होती हैं, लेकिन क्वाड्स जो है वो बेसिकली इट यूजेस द बैटरी पावर। ये बैटरी की जो पावर होती है उसको एज अ प्राइमरी सोर्स जो है वो इस्तेमाल कर रही होती है। सो या चलें जी, आपको पता ही होगा, खैर आप लोगों को यार पता होता है सब बातें। एमी अली का मैसेज आया, कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक देरीना ख्वाहिश की तकमील की तरफ गामजन, एमए उर्दू पहला सेमेस्टर उम्दा नंबरों से पास कर लिया। अरे वाह भाई माशाल्लाह। अगर एमी अली के इम्तियाजी नंबर नहीं आएंगे तो फिर किसके इम्तियाजी नंबर आएंगे? लेकिन वैसे बस जो पॉइंट है वो ये है कि अब एमी अली को उर्दू किसी डिग्री की जरूरत थोड़ी है। यानी ये तो हम लोगों ने अपने ज़माने में और माशरे में जो है वो कुछ इस तरह के मेयारात बना दिए हैं, वरना किसी भी सब्जेक्ट की या किसी भी मजमून की नॉलेज को जानने के लिए, उसकी मालूमात को जानने के लिए ये डिग्रियां पता नहीं क्यों क्राइटेरिया एक बना दिया। असल तो इंसान जब उस टॉपिक पे बात करना शुरू कर देता है तो हमारा को अंदाजा हो जाता है कि इस शख्स को कुछ डिग्री की जरूरत है या नहीं। आगे बढ़ते हैं जी, क्या सीन है? ख्वाजा हमीद अख्तर साहब कहते हैं ये ट्विटर को कहां लेकर डुबोएगा? अच्छा जी, इलॉन मस्क ने एक और इंटरव्यू दिया है टकर कार्लसन को। फॉक्स न्यूज के बड़े मशहूर जमाना ये एंकर हैं टकर कार्लसन, और उनको इंटरव्यू देते हुए जो है वो कहते हैं कि यूएस गवर्नमेंट हैड, यूएस एजेंसीज जो अमेरिका की सीक्रेट सर्विसेज हैं उनको लोगों के ट्विटर डेटा की पूरी मालूमात होती थी। यानी लोगों के जो इनबॉक्स शुदा मैसेजेस भी होते हैं वो भी जिसे कहते हैं कि उस तक उनकी एक्सेस होती थी। अब मुझे नहीं पता कि ख्वाजा साहब आप इस पे इलॉन मस्क को जो है वो क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। इलॉन मस्क तो ये कहना चाह रहा है कि जी उनके पास ये एक्सेस हुआ करती थी एंड नाउ दे डोंट हैव दैट एक्सेस, अगर आपको अंदाजा हो इस बात का। दूसरी चीज ये कि इलॉन मस्क बाकी जो करना चाह रहा है ट्विटर के साथ, देखें वो
तमाम बातें अपनी जगह हैं. जैसे अभी उसने वो जो हरकतें कर रहा है एंड ट्विटर यू नो अभी जो अब तो क्योंकि आपको पता है ट्विटर के फाइनेंशियल नंबर्स नहीं आते. ट्विटर इज अ प्राइवेट कंपनी नाउ. ये इट्स नो मोर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी. पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नंबर्स स्टॉक मार्केट में आपको पता है क्योंकि वो लिस्टेड होती हैं तो फिर लोगों के साथ शेयर करने पड़ते हैं. इट्स अ प्राइवेट कंपनी नाउ. द डेटा इज नॉट अवेलेबल. कहते ये हैं जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक ये कि ट्विटर के जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू है दे आर सिग्निफिकेंटली डाउन. A lot of advertisers जो हैं वो ट्विटर से पुल आउट कर रहे हैं अपने आप को. बहरहाल जी ये बातें अभी हम बाद में करेंगे. अभी ये मैंने आपको बताया कि जी मैं टकर कार्लसन का जिक्र किया, फॉक्स न्यूज का जिक्र किया. फॉक्स न्यूज का जिक्र प्रोग्राम में आगे चल के आज हम जरूर करेंगे बिकॉज 2020 के इलेक्शंस के हवाले से फॉक्स न्यूज की जो काफी जानिबदाराना कवरेज थी उसमें एक कंपनी जिसपे उन्होंने काफी संगीन इल्जामात लगाए थे उसने फॉक्स न्यूज पे एक मुकदमा किया था, एक बड़ा हर्जाने का दावा किया था. वो केस जो है वो अपने ख्ताम को पहुंच गया. उस पर आगे चल के प्रोग्राम में जरूर बात करते हैं लेकिन अभी फिलहाल मुझे बढ़ना एक ब्रेक की जानिब. मिलूंगा आपसे इस ब्रेक के बाद. उससे पहले कुछ इफ्तार टाइमिंग्स वगैरह भी सुन लेते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम भी ट्यून किया. 7:21 हो चुके हैं एंड क्या सीन है जी. फरी सरफराज ने भेजा है सलाम पाकिस्तान लेकिन साथ उन्होंने फातिमा भुट्टो की तस्वीर भेजी है. अब इसके पीछे क्या लॉजिक है फरी सरफराज जरा मुझे जरा प्लीज समझा दीजिए जी. ओके जावेद साहब ने खबर शेयर कर दी है डोमिनियन डिफेमेशन केस. ये बिल्कुल इसी की मैं बात कर रहा था और इस पे हम आगे चल के प्रोग्राम में जरा बात करते हैं. और डेलावेयर में उनकी रियासत में ये केस अपने खत्म को पहुंचा है. फराज कहते हैं गुड शो येस्टरडे स्पेशली सबने कनाडा यूएस में चांद होने पर ट्रंप जस्टिन की नकल को बहुत एंजॉय किया. लॉक खोलने की आवाज फिर से हो जाए. आप जो चैनल स्टार्ट करने वाले हैं उस पे ज्यादातर करंट अफेयर्स के टॉपिक हों, शॉर्ट एंड क्रिस्प, लंबे ना हो. नहीं सर मैं तो आप 1 घंटे की तकरीरें सुना के ख्वार करने का पूरा प्लान है मेरा सर. बिल्कुल. बाकी जो लॉक वॉक की आवाजें निकाली वो यार ये चीजें देखिए मैं आपको बताऊं ये डोनाल्ड ट्रंप की कॉपी कर देना या फलाने की कॉपी कर देना ये सब के सब एब्रप्टली ये चीजें हो जाती हैं. ये इसको अब रिपीट करना इतना आसान होता नहीं है. कहना है कि जिसके लिए एक मूड बनाना पड़ के मैं ये बना ही नहीं वो एब्रप्टली ये हो जाता है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है. पीर ज़हीर साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग डियर अदील एंड सलाम टू ऑल द लिसनर्स. हैप्पी बर्थडे टू हर दिल अजीज पर्सन मिस्टर काशान महमूद. डियर अदील ओनली वन मैसेज इज नॉट इनफ. शो में पीर का नाम बार बार हो तो शो अच्छा लगता है. मोटिवेशन नेम ऑफ द शो. नहीं आपका नाम बार बार हो जाहिर है आई एम श्योर आपको अच्छा लगता होगा लेकिन आप देखें कहीं ना कहीं तो हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है ना क्योंकि कुछ लोगों के बहुत मैसेजेस शामिल है. 1% 1 मैसेज देखिए मेरे ख्याल से एवरीवन इज नाउ एडजस्टिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग सर. पीर साहब बाकी आप इंस्टा लाइव में कर रहा होता हूँ छाए हुए होते हैं आप उसमें सर माशाल्लाह छाए हुए होते हैं आप. सो इसको फिलहाल हम एक मैसेज पे रखते हैं ना. क्या ख्याल है. मुनव्वर अली साहब ने खबर शेयर की है मारूफ पाकिस्तानी मॉडल रदाकारा सईदा इम्तियाज 32 साल की उम्र में इंतकाल कर गई. अच्छा भाई सबसे पहले तो ये फेक न्यूज़ है. इनका कोई इंतकाल नहीं हुआ इनका. और दूसरा यार ये मारूफ भी कल ही हुई हैं. इनके मरने की खबर के बाद जो है ना ये मारूफ हुई है वरना तो इनका मैंने नाम पे खैर मुझे ऑनेस्टली पाकिस्तानी शोबिज में कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है इस वक्त. यानी कभी कभार तो मैं इतने मासूमाना सवालात पूछ लेता हूँ कि अच्छा यार ये बंदा कौन है. उस पर लोग कहते हैं तुम इसको नहीं जानते यार. ये हो जाता है बिकॉज आई डोंट रियली फॉलो पाकिस्तानी शोबिज. अभी बीच में वो मुझे पता चलता था वो काफी शोबिज के लोगों के नाम तो मैंने पहली बार ताबिश के शो में टू बी ऑनेस्ट पे मैंने सुने थे. मैंने कहा अच्छा ये भी कोई खातून है. ये भी अच्छा इतनी मशहूर खातून है. इनके इंस्टाग्राम पे इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं. मुझे तो पता ही नहीं थी ये बात यार. तो ये है मेरे साथ प्रॉब्लम. अब ये कौन थी सईदा इम्तियाज. इनका तो मैंने खैर कभी नाम भी नहीं सुना था. कल दोपहर इनकी मौत की खबर से पहले लेकिन ऐसा जो है ना वो कुछ हुआ नहीं है. शी इज आई थिंक अलाइव एंड शी इज वेल. और जैसे कि मार्क ट्वेन के जमाने के बारे में एक जमाने में कहा गया था. मार्क ट्वेन याद है. मार्क ट्वेन जो है वो बड़े मशहूर अंग्रेजी के नाम से लग रहे हैं अंग्रेजी के ऑथर होंगे. और एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर एंड हैकलबेरी फिन इनके बड़े शोरा आफाक जो है वो किताबें हैं. और एक बार उनकी इंतकाल की खबर जो उनकी ऑबिचुरी छप गई थी किसी अखबार में तो उसमें उनकी जो कमबैक लाइन थी वो यही थी द रिपोर्ट्स ऑफ माई डेथ आर ग्रेटली एग्जैजरेटेड. तो सईदा इम्तियाज का भी कुछ ऐसा ही सिलसिला हुआ है.
However, जीशान बेग साहब कहते हैं टुडे इज द 92nd बर्थडे ऑफ मोहम्मद अली, 19th April 1931, known as Shahenshahe-e-Jazbaat, the emperor of emotions, the versatile performer. He acted in dramatic, romantic and historical movies. He was voted among 25 of the greatest actors of Asia in 2010 CNN poll. जी बिल्कुल, मोहम्मद अली साहब और क्या जबरदस्त एक्टर थे. और अभी मैं कल ही प्रोग्राम का जिक्र कर रहा था, वो सिल्वर जुबली, उसमें मोहम्मद अली और जेबा जो हैं वो भी एक प्रोग्राम में मौजूद थे. तो वो भी अनवर मकसूद के साथ उनकी गुफ्तगू हुई थी. भाई बड़ी, जिसे कहना चाहिए ना, रोबदार पर्सनैलिटी और बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी की शख्सियत मोहम्मद अली साहब, और उनकी आवाज एंड ऑल. ग्रेट एक्टर, नो डाउट अबाउट दैट. और भैया उनको कहा जाता था. हैदराबाद से आपको पता है कि ये फिर मूव हुए थे, हैदराबाद पहुंचे थे इंडिया से, और फिर हैदराबाद से कराची आए थे. सो थैंक यू सो मच. He would have turned 92 today. 19th April 1931 उनकी पैदाइश है. लाहौर में गुलबर्ग में इनका घर जो है वो बड़ा मशहूर, जो अली जेब रोड भी गालबन इन्हीं दोनों के नाम पे, इस बड़े मशहूर पाकिस्तान के सेलिब्रिटी कपल के नाम पे उस रोड का नाम भी था. लेकिन सुनने में आया रिसेंटली कि जेबा साहिबा जो है उन्होंने इस घर को अब सेल ऑफ कर दिया है और इस घर को जो है वो बेच दिया है और वो यहाँ से मूव कर गई हैं. सो वेल आई थिंक अब कुछ वहाँ पे बन जाएगा प्लाजा. लाहौर में तो प्लाजा ही बन रहे हैं आजकल. तो चलें खैर आगे बढ़ते हैं जी. वकार तनवीर साहब कहते हैं डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ 10K ऑफ हाफ मैराथन ट्रेनिंग? नो, आई थिंक ये भी बीच में भी कहीं जिक्र, कल भी किसी ने पूछा था, आप ही ने पूछा था. नहीं, मेरा कोई इस तरह का, मैंने कोई ट्रेनिंग कोई शौक भी नहीं हुआ मुझे इस चीज का. FK नियाजी कहते हैं अब तो एक रास्ता है इलेक्शन का, आवाम 100 रुपया फी बंदा जमा करके 2 अरब रुपए के 8 MNA खरीद कर असेंबली तोड़ दे. जब ये खरीद सकते हैं हम क्यों ना इलेक्शन ही हो जाए. नहीं, मैं तो समझता हूँ यार, पाकिस्तान में पहली बार क्राउड फंडेड इलेक्शन जो है वो किया जा सकता है. आप बंदे क्यों खरीद रहे हैं? एक गैर कानूनी काम क्यों कर रहे हैं? आप बंदे खरीद रहे हैं अगर आप उनको, तो फिर तो वो एक गलत काम कर रहे हैं ना. तो फिर आप में और बाकी पार्टियों में फर्क क्या रह जाएगा? तो जो पॉइंट यहाँ पर आता है वो ये आता है कि 21 अरब रुपए जमा करने, आई थिंक कोई, अगर हम गैर मुल्की मुकीम पाकिस्तानियों से बात करें तो किसी ने कैलकुलेशन करके बताया था कि ये $7 मिलियन जो है सिर्फ बनते हैं, जो कि हमें पाकिस्तान में, पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए जो है वो चाहिए. पंजाब और KP में गालबन, या सिर्फ पंजाब में, आई डोंट नो. सो $7 मिलियन पाकिस्तानी जमा करके भेज दें इधर. और देखिए भाई, पाकिस्तान में इतने बुरे हालात में भी रोशन डिजिटल अकाउंट में तकरीबन कोई 125 से 150 मिलियन डॉलर आ रहा है. 125 से 150 मिलियन डॉलर्स की हम बात कर रहे हैं. इतने बुरे हालात में भी, अच्छे वक्तों में तो 250 मिलियन डॉलर उसमें आए एक महीने में. तो ये थोड़े से तो पैसे चाहिए जमा करके. पाकिस्तानी बोलें, जज साहब, बंदियाल साहब बोले, आपको पता है पीपल्स पार्टी नाउजुबिल्लाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है, PTI की, वो बड़ी जबरदस्त सपोर्ट है बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी एंड ऑल. एक खान साहब बोलेंगे देखो मेरे पाकिस्तानियों, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों, मुझे $7 मिलियन चाहिए. तो आप देखेगा कि वो विद इन एक हफ्ते जो है ना $7 मिलियन ही आ जाएंगे. इससे इलेक्शन करा लें, बिकॉज ये तो पैसे ना देने के मूड में ना कुछ है. बहरहाल जी, कल रिपोर्ट जमा करा दी गई है. अब मेरे ख्याल से आज ना हमें पता चल जाएगा कि आज क्या होने वाला है. आज पाकिस्तान में पता चल जाएगा कि आइन फॉलो होना है या नजरिया जरूरत के तहत पाकिस्तान में आइन को बालाए ताक रख दिया जाएगा. सो ऑल अटेंशन, बिकॉज कल जो है वो रिपोर्ट जमा करा दी गई है, फाइनल रिपोर्ट जमा करा दी गई है. आपको पता है उसके अब तो पूरे मीडिया में ये आ गया है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अगर 8 अक्टूबर से पहले पाकिस्तान में इलेक्शन हुए तो एनार्की तवाइफुल मुल्की मुल्क में जो है वो फैल जाएगी. तो मैं कल ही सोच रहा था, मैंने कहा यार 7 अक्टूबर को होगा इलेक्शन तो फिर क्या होगा, 6 को होगा तो फिर क्या होगा. ये 8 की ऐसी क्या डेट है कि जिस दिन अगर इससे पहले पाकिस्तान में हुआ तो एनार्की पाकिस्तान में, जो इंतशार पाकिस्तान में फैल जाएगा. सो अब देखते हैं कि आज क्या होने वाला है सिलसिला इलेक्शंस के हवाले से. वैसे वाकई यार, मैं पिछले कई महीने से ये बात बोल रहा हूँ कि ये जो पाकिस्तान में इंतखाबात ना होने के हवाले से पूरा एक तमाशा क्रिएट हुआ है, आइन को जिस तरह रोंदा जा रहा है, ये तो ऐसे मुल्कों के चोंचले होते हैं जिनके पास बड़े पैसे पड़े हुए हों, जिनके पास इस तरह की अय्याशियों के लिए बहुत ज्यादा रूम हो और स्पेस हो. हमारे पास तो टका भी नहीं है इस वक्त अय्याशियों के लिए. और देखें हरकतें, देखें आप, जरा बात सुने इस मुल्क की. अच्छा जी, अताउर रहमान साहब ने खबर शेयर की है, इकोनॉमिस्ट का ट्वीट है. लास्ट ईयर सम 10,800 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हु हैव एवरेज वेल्थ ऑफ $6 मिलियन लेफ्ट चाइना
Even more are expected to depart in 2023. अरे सर ये मैं आपको बताऊं, ये जो वेस्टर्न मीडिया है ना, इकोनॉमिस्ट वगैरह, ये टाइम शाइम, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये चाइना के खिलाफ इस वक्त काफी बड़ी जबरदस्त गेम हो रही है. और इंटरनेशनल मीडिया बिकॉज अब जो है ना वो जीरो इन कर लिया गया कि चाइना सबसे बड़ा दुश्मन है इस वक्त. ठीक है जी, चाइना को किस तरह ठिकाने लगाने हैं, बिकॉज चाइना ने जिस तरह रूस वाली इनकी गेम को ऑफ किया है या उसको खराब किया है. कल ही मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, ब्रूगल की एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है ब्रसल्स बेस्ड, उनकी पॉडकास्ट थी. वो सिर्फ चाइना पे ही बात करते हैं ऐसा लगता है वो. तो उसमें वो यही कह रहे थे कि जी रूस का जो एक्सपेक्टेड था जब यूक्रेनियन जंग शुरू हुई थी और सैंक्शंस लगी थी कि रूस का इकोनॉमी का एक साल गुजरने के बाद बिल्कुल 20% GDP गिर जाएगी, ये वो ऐसा कुछ हुआ नहीं है. और उसकी वजह जो है ना उनका यही बताना है कि चाइना ने जो है वो इनको बहुत ज़बरदस्त चीज़ों में जो है वो बेल आउट किया है. ये चाइना के बारे में करते रहे सर ये बातें. को चाइनीज तो इकोनॉमी की भी अच्छी रिबाउंड किया है उन्होंने, आपको शायद पता हो, उनके नंबर जो है वो भी अच्छे आए हुए हैं. चलें जी, अभी कुछ और ट्वीट्स भी हैं. जाने से पहले इमामा मुइन का मैं पढ़ लेता हूँ आखिरी ट्वीट. बस आज और कल का दिन फिर हम टीचर्स एंजॉय करेंगे छुट्टियां. सब एंजॉय करेंगे छुट्टियां. टीचर्स कोई स्पेशल है सीन या क्या है, स्पेशल एक्स्ट्रा छुट्टियां मिल रही हैं. तो बहरहाल चलें जी, अभी आपको लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वैसे जनरली मैं इतना लंबा गाना वो ना खींचता नहीं हूँ, आपको पता है अपने शो में, लेकिन यार ये जो है ना ये जबरदस्त जो है ना काम किया राहत फतेह अली और अमजद साबरी ने, और मजा आ गया. अब ये 5 मिनट का और बाकी है मैं, लेकिन इसको फिलहाल यहाँ रखूंगा बिकॉज मैं इसको मजीद अगर तूल दूंगा तो मैं अगले ब्रेक तक जो है वो चला जाऊंगा. लेकिन बहरहाल जी, इमरान साहब ने हमें कल जो है रेकमेंड किया ये चलाने के लिए. आज रंग है रीमा, रंग है रिया. आपको पता है ना इसका बैकग्राउंड जो है ये भी, जैसे कि आपको अगर आपको ना भी पता हो, थोड़ी बहुत भी अगर उर्दू अदब का और उर्दू की जो हिस्टोरिकल अदब है उसका अंदाजा हो, तो आपको सुन के अंदाजा हो जाएगा कि ये हजरत अमीर खुसरो के ही जो है अल्फाज हो सकते हैं, उनकी सोच हो सकती है. तो बेसिकली कहते ये हैं कि जी जब उन्होंने अपने जो उनके पीर और उनके जो मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया से उनकी जब मुलाकात हुई तो उनको जो एक कैफियत आई थी, उन्होंने अपनी माँ को जाके जो है वो बयान किया. आज रंग है रीमा, रंग है. तो रंग से मुराद वो उस कैफियत या वो एक एनलाइटनमेंट या वो उस खुशी की कैफियत जो उनकी थी दिल की, वो उन्होंने जाके एक्सप्रेस किया अपनी मदर को, अपनी माँ को. उन्होंने उसको जो है, ज़ाहिर है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जहाँ कवालियों का सिलसिला होता है वहाँ पे रंग जो है ये काफ़ी एक बहुत ही रेगुलरिटी के साथ जो है परफॉर्म किया जाता है. और हर कव्वाल का आपको जो है वो रंग का वर्जन जो है वो मिल जाएगा. और ज़बरदस्त, क्या बात है जी. आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा जस्ट लाइक आई डिड राइट नाउ. और अभी क्या सीन है, अभी ये कि भाई हमारे दोस्त जनाब मोहतरम हारिस साहब जो हैं भाई, इन्होंने तस्वीर भेजी है. मोटरवे माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आज जो है वो सुबह है. काफी सारे इलाकों में अभी भी पाकिस्तान में बादल छाए हुए हैं और कहते हैं कि जी परफेक्ट क्लाउडी मॉर्निंग, मोटरवे FM 107.4 एंड वेकेशन मोड इज ऑन. नोट पिक्चर इज फ्रॉम द पैसेंजर सीट. वेरी वेल डन, शाबाश. और ड्राइव सेफ मैन और have a good trip, have a good stay in Karachi. फरहान रजा कहते हैं you are right, Amy needs no degree in Urdu literature. He said he got the 3rd highest marks. How could it be possible that 2% knew better Urdu than him in Karachi University? अब वही बात है कि उन दोनों को साथ बिठा दिया, वो दो शख्सियात जिन्होंने एमी से ज्यादा अच्छे नंबर लिए हैं MA उर्दू के इस इम्तिहान में साल अव्वल के, उनको जरा साथ बिठा के आप देख लें और करा लें मुकाबला. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे भाई इल्म और नॉलेज तो वही है जो कि आप उस सिचुएशन या किसी सिचुएशन पे इम्प्लीमेंट कर सकें. उस अपनी मालूमात, अपनी नॉलेज, अपने इल्म को उस जिस जैसे जहाँ आप काम कर रहे हैं या जहाँ आप सिचुएशन में मौजूद हैं वहाँ पे अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो फिर उस इल्म का जो है वो आखिर फायदा है क्या. असल चीज़ तो प्रैक्टिकलिटी किसी भी तालीम की या किसी भी क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए रदर देन एनीथिंग एल्स. क्या ख्याल है. अब्बास खान कहते हैं सर हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है. आप सब ने मेरी बात पे वाह तो की, लेकिन पिछले साल मुझे ईद एडवांस सैलरी 9,000 में से 6,000 दरसी को दे आया था. देन आपकी सेविंग वाली थॉट को अप्लाई करके मशीन खरीदी एंड नाउ आई एम स्टिचिंग माई ओन क्लोथ्स एंड फैमिली. अच्छा, ये अब्बास वही हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब से टेलरिंग सीख के, तो भाई अब्बास अब जो आपको करना है ना नेक्स्ट स्टेप में, वो आपको करना ये है कि आप अब प्रैक्टिस करते रहें और आप इसमें अपना काम करते रहें. दिन में 2-3 घंटे, घर आने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के, सामने टीवी चल रहा हो, कुछ भी हो, आप एयरफोन में गाने सुन रहे हो, जो भी सुनना चाहें आप सुने, कोई पॉडकास्ट सुन रहे हो, आप इसको परफेक्ट करें अपने इस आर्ट को एंड देन ट्राई टू मेक इट योर सप्लीमेंट्री इनकम. लाइक आप अपने
खानदान और मोहल्ले में लोगों को बता सकते हैं कि भाई मैंने अब ये काम शुरू कर दिया, तो आप में कोई इंटरेस्टेड है तो आप मुझे अपना साइज दें. और शुरू में तो आप अपनी मार्केट डेवलप करने के लिए, आपको पता है मार्केट में क्या रेट चल रहे हैं कुर्ते सीने के एंड ऑल, आप एक डिस्काउंटेड ऑफर के साथ ले आए मार्केट में. तो डेवलप अ मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी जिसको कहा जाता है, कम प्राइस में आके पहले अपना आर्ट परफेक्ट करें. आई मीन यू हैव गॉट टू बी गुड ऑन दैट, बिकॉज शुरू में गलती हो गई तो फिर लोग वापस नहीं आते, याद रखिएगा. और आपको पता है कि ये जो टेलर हजरात हैं, इनकी टिपिकल हरकत यही होती है कि शुरू में ये इतनी जबरदस्त सर्विस देते हैं कि आपको लॉक कर लेते हैं. और फिर जो वो ख्वार करना शुरू करते हैं ना आपको दूसरे साल से, यानी चीखें निकलवा देते हैं ये जिस तरह के ये हो. तो आप एक इसको अपनी सप्लीमेंट्री इनकम बनाएं सर. मैं आपको भी बता रहा हूँ, इस पे मेहनत कीजिएगा, ठीक है भाई. मेरे बस जबरदस्त स्टोरी है यार ये अब्बास भाई की स्टोरी जो है ना मुझे जबरदस्त लग रही है कि पिछले साल एडवांस सैलरी 9,000 मिली, 6,000 टेलर को देने पड़ गए. उन्होंने कहा ऐसी कितने ऐसी, अब मैं खुद टेलर बन के दिखाऊंगा. भाई ने एक दफा की इन्वेस्टमेंट की, एक बार की केपेक्स यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक किया जी, मशीन ली उन्होंने, बाकी तो सारे कंज्यूमेबल्स होते हैं उसमें, धागे और ये सारी चीजें, बिजली का बिल एंड ऑल कंज्यूमेबल्स. सो नाउ ही हैज गॉट एन स्किल. सर व्हाट अ स्टोरी सर. यार अब्बास भाई आई एम इम्प्रेस्ड यार, वेल डन, बहुत सारी दुआएं आपके लिए. मैं एक बहुत बड़ा अब्बास फैशन डिजाइनर देख रहा हूँ, कुर्ता बाय अब्बास. वाह क्या सीन है, जबरदस्त. मंसूर साहब कहते हैं डियर अदील एंजॉय माय मेटाफोरिकल बिग पजामा आर्ट वर्क फॉर योर विजुअल प्लेजर. सर ये आप जबरदस्त बनाया आपने, पजामे की ड्राइंग की एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाया. सर वेल डन सर, जबरदस्त है, थैंक यू सो मच सर. अशफाक इंजोआ साहब कहते हैं इन द मिजूरी स्टेट ऑफ यूएसए एन 84-year-old मैन शॉट अ 16-year-old बॉय हु मिस्टेकनली रैंग हिज डोर बेल. लकीली द बॉय सर्वाइव्ड. यार ये अमेरिका में इस तरह की पागलपने की बातें इतनी होती हैं. यानी अमेरिका जैसा मुल्क यार, यानी मिजूरी स्टेट है. मिजूरी तो चले, आप ये भी नहीं कह सकते कि यार मिजूरी. सर अशफाक साहब कल तो मैंने ये खबर सुनी और मैंने ट्विटर पे देखा जो है ना, सैराटोगा, मुझे नाम याद है, सैराटोगा काउंटी. इसलिए मैं जरा हो जाता हूँ बिकॉज हम जब अमेरिका रोड ट्रिप पे गए थे तो जब हम जो पहले जहाँ रुके थे जाके, वो लेक जॉर्ज का अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूँ, वो सैराटोगा काउंटी के बिल्कुल बराबर में ही है लेक जॉर्ज. और एल्बनी जो इनका कैपिटल है, न्यूयॉर्क स्टेट का जो कैपिटल है ऑल्बनी, वो सैराटोगा काउंटी में ही कहीं उसी के आसपास कहीं या उसी में ही आता है वो. तो वहां पे कल पता है क्या हुआ, वहां पे एक बंदी, अ 20-year-old गर्ल, शी ड्रोव इनटू द जो ड्राइव वे होता है ना, घरों के सामने जो ड्राइव वे होता है, वहां पे वो किसी बंदे के, वो उस गाड़ी में 3 लोग सवार थे, वो बंदी जो है वो किसी और के ड्राइव वे में अपनी गाड़ी गलती से ले आई. वो बंदा बाहर निकल आया अपनी बंदूक लेके एंड ही शॉट डेड दैट गर्ल. ये जो आपने मिजूरी वाली स्टोरी बताई, यहाँ तो बच्चा सरवाइव कर गया. दैट पुअर 20-year-old गर्ल, शी पास्ड अवे ऑन स्पॉट, यानी अमेरिका में. एंड दिस हैपेंड इन द न्यूयॉर्क स्टेट बाय द वे, जिसके गन लॉज जो हैं वो कंपेयर टू, जो कि अमेरिका की एक बड़ी कहना चाहिए कि डीप ब्लू स्टेट है, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली डेमोक्रेटिक स्टेट और वहां पे गन लॉज भी सख्त हैं. लेकिन फिर भी वहां पे लाके एक बंदे ने एक बच्ची को मार दिया बिकॉज शी जस्ट ड्रोव इनटू हर ड्राइव वे, घर के सामने. आई मीन जस्ट इमेजिन यार, लाइक ये अमेरिका में हो रहा है यार ये. चले अभी चलते हैं, आपको ब्रेक की जानिब ले जाते हैं, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से खुशामदीद. This is the Sunrise Show with me Adil. 7:51 हो चुके हैं. गुड मॉर्निंग दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है और चलें जी, अभी हम आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर जो है वो उसकी जानिब बढ़ते हैं. और I was during the break I was just going through, by the way, मैं इस ब्रेक में ये पढ़ रहा था अभी कि आपको शायद पता नहीं पता हो या नहीं हो कि अभी इंडिया की स्टेट महाराष्ट्र में एक वाकया हुआ है जहाँ पे एक कोई अवार्ड की तकरीब हो रही थी, जिसमें इंडिया के सेकंड मोस्ट पावरफुल आदमी जिन्हें कहा जाता है नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह, जो कि उनके सक्सेसर भी कहे जाते हैं, वो शिरकत कर रहे थे वहाँ पे. और वहाँ पे 11 पीपल डाइड इन दैट कोई वहाँ स्टैम्पीड या कोई भगदड़ नहीं हुई, लेकिन महज गर्मी की वजह से जो है वहाँ पे 11 लोग जो हैं वो मारे गए उस भीड़ में. और बिकॉज उसकी रीजन ये थी कि मुंबई के करीब जो ये इवेंट हो रहा था उसमें देवर उस वक्त तकरीबन टेम्परेचर हैड टच 42 डिग्री सेल्सियस, 42 बल्कि इनफैक्ट मिड 40s तक जो है वो टेम्परेचर पहुंच गया था. और इससे कहने का मतलब जो है वो ये है कि यार अभी तो आप जानते हैं कि अप्रैल का 2nd वीक चल रहा था जिसमें ये वाकया हुआ है और 3rd वीक था जिसमें ये वाकया हुआ है. एंड द हीट फैक्टर
जिसे कहते हैं कि दैट इज बिकॉज इंडिया को अगर कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है नेचुरली बराबर में ही हम हैं, तो वो जोग्राफी की वजह से ज़ाहिर है हमारे साथ भी यही सिलसिला होगा. द हीट फैक्टर इज इंक्रीजिंग इन दिस रीजन एंड विच इज हॉरिबल. और जो अमवात हो रही हैं गर्मी की वजह से उसमें भी शदीद जो है वो इजाफा होता जा रहा है. आपकी नॉलेज में शायद ये बात भी हो कि इस साल जो है वो एल नीनियो एक्टिव हो गया है. नाउ एल नीनियो ला नीनिया ये बेसिकली दो वेदर फिनोमिनन है. इसका ताल्लुक साउथ पैसिफिक से है और इसमें इसका जो ताल्लुक है वो बेसिकली इट्स अबाउट द हीटिंग ऑफ द साउथ पैसिफिक ओशन. लेकिन उसका बहुत इम्पैक्ट होता है ऑन द रेन्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली जो मॉनसून होता है. और इस बार जो मॉनसून के बारे में कहा यह जा रहा है वो ये कहा जा रहा है इट्स गोइंग टू बी अ बिलो एवरेज मॉनसून. यानी इस बार जो मॉनसून होगा वो औसत से कम बारिशें बरसा रहा होगा. We'll be experiencing more heat perhaps and lesser rain this time, which is absolutely not a good news. पाकिस्तान का तो असल में गेम ही खराब है ना. हमारे यहाँ तो ज्यादा बारिशों का सुन के हम उल्टा डर जाते हैं कि यहाँ पे तो फ्लड्स का सीन हो जाएगा जैसा कि हमने लास्ट ईयर देखा था. क्योंकि हमारे फ्लड जहाँ पे एक नेचुरल फिनोमिनन है वहाँ पे ये एक मिसमैनेजमेंट वाला एलिमेंट भी है. यानी हम एक ही कहना चाहिए ना कि एक ही जगह से बार बार डसे जा रहे हैं और हम कोई खास उसके बारे में कोई एक्शन जो है वो ले भी नहीं रहे हैं. सो बहरहाल आई मीन आई जस्ट थॉट इस पर ज़रा तफसील से बात करते हैं किसी दिन चल के कि व्हाट दिस एल नीनियो इज. एल नीनियो वेदर फिनोमिनन पिछले कुछ सालों से ला नीनिया वाज एक्टिव, जिसकी वजह से आपको पता है कि यहाँ पे बारिशें जैसे कराची में हम देख रहे थे अनयूजुअली ज्यादा बारिशें हुई पिछले 2-3 साल से. आई थिंक 2020, 21, 22 में कराची में काफी बारिशें हुई हैं इन समर्स. लेकिन नाउ दिस ईयर इट्स एक्सपेक्टेड टू बी बिलो एवरेज. सो लेट्स सी. चलें जी, अभी हम बात करते हैं आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों की जानिब से. और जाहिर है तौहीन अदालत को, पाकिस्तान के आइन की धज्जियां उड़ाने को जिस तरह शुगर कोटेड अंदाज में प्रेजेंट किया जा सकता है वो आज के अखबारात ने उसकी बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारी के साथ जो है वो इसकी अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाई है. क्या कहते हैं जी, जंग ने 8 कॉलमी खबर लगा दी. उनके यहाँ 7 कॉलमी खबर होती है. कहते हैं जी हालात ठीक नहीं, इंतखाबात एक साथ कराएं. इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा ने कह दिया. वजीर दिफा ने चीफ जस्टिस से अस्करी हुक्काम की सुप्रीम कोर्ट चेंबर से मुलाकात की तस्दीक कर दी. बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकार इलेक्शन में मोबिलाइज नहीं कर सकते, ये कहना है ख्वाजा आसिफ का. मरहलावार इंतखाबात से एनआरकी फैलेगी, तशद्दुद में इजाफा होगा, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है. सुप्रीम कोर्ट 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का कराने का हुक्म वापस ले, वजारत दिफा का ये कहना है. वजारत उज़्मा में दरख्वास्त भी उन्होंने जमा करा दी है. पंजाब में पहले इलेक्शन हो गए तो नई हुकूमत आम इंतखाबात पर नजरअंदाज होगी. अदालत ने सिक्योरिटी फराम करने का बराह रास्त हुक्म दिया तो उस वक्त सोचेंगे, वजीर दिफा का ये कहना है. तमाम अखबारात ने जाहिर है इसको जो है अपनी आज लीड बनाया एक्सेप्ट फॉर डॉन. डॉन की जो खबर है वो ये कि 2 कैंप्स इमर्ज एज कोलिशन मल्स टॉक विद पीटीआई. पीपीपी फेवर्स डायलॉग, JUIF सेज नो. अच्छा, JUIF का ये कहना है कि इमरान खान की कोई सियासी हैसियत नहीं है, इसलिए उसके साथ जो है वो डायलॉग जो है वो ना किया जाए. यानी किस दुनिया में रहते हैं जी. मरियम डिनाइज रिपोर्ट ऑफ एनी रिफ्ट. अलायंस रिजॉल्व टू स्टिक टू इट्स गन ओवर रिफ्यूजल टू एलोकेट फंड्स फॉर पंजाब पोल. सो बहरहाल जी ये सब रिपोर्टें जो समरी है ना वो ये कि सारी रिपोर्टें जितनी जमा करानी थी सारे इदारों को उन्होंने कल जमा करा दी हैं. चीफ जस्टिस साहब से मुलाकातें करवाने के लिए भी जो वजारत दिफा लोगों को लेकर आई थी उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से परसों भी मुलाकात कर ली है. उसके बाद रिपोर्ट भी जमा करा दी है. ये सब होने के बाद अब जो सिचुएशन है वो ये कि आज जब अदालतें खुलेंगी तो आपको पता है पहले तो कुछ 2-3 और केसेस की कार्रवाई निपटाने के बाद अदालत उज़्मा जो है वो फिर देखेगी इस मामले को. तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है इस हवाले से. लेट्स सी अदालत उज़्मा क्या करती है. क्या वो भी नजर ज़रूरत का सहारा लेकर पाकिस्तान के आइन को बालाए ताक रख के बोल देगी कि ठीक है जी आगे बढ़ते हैं इस चीज में, नहीं कराते कोई मसला नहीं है, लेट्स गो अहेड एंड अक्टूबर में इलेक्शन कराएंगे. अगर ऐसा होता है तो जाहिर है फिर तो पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती खत्म हो गई. इमरान खान का रिएक्शन क्या होगा दैट रिमेन्स टू बी सीन. तो पॉइंट नंबर 2 इज कि अगर आज अदालत कोई एक्शन लेती है तो जाहिर है कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी है और ये अदालती हुक्म अदूली की कार्रवाई होनी है. अब देखते ये हैं कि इस पे अदालत क्या एक्शन लेती है. अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस करें तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि शहबाज शरीफ साहब, ईद की बस आमद है और शहबाज शरीफ साहब जिनको अपने भैया से मिलने के लिए सऊदी अरेबिया जाना था और ईद वहाँ यहाँ पे रमजान का
आखिरी चंद दिन वहाँ गुजारने थे वो अभी तक नहीं गए। और अखबार का भी आज ये लिखना है, दुनिया अखबार का, कि शहबाज शरीफ की उम्रा रवानगी इल्तिवा का शिकार, मई के पहले हफ्ते के दौरा बरतानिया मुतवक्को है। अच्छा, दौरा बरतानिया के लिए इनको एक बड़ी अच्छी एक्सक्यूज भी मिल गई है, और वो ये कि बादशाह चार्ल्स जो हैं उनकी ताजपोशी की, उनकी कॉरोनेशन सेरेमनी जो है वो होने वाली है, जिसमें शिरकत के लिए हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो शिरकत करने जा रहे हैं। ज़ाहिर है असल तो वजह क्या होगी, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं। क्या खबर है जी? लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को हिरासा करने से रोक दिया। बताएं कि क्या इनको ईद घर पर करने देंगे या नहीं। जस्टिस बाकर नजफी का ये कहना है, सरकारी वकील का ये कहना है कि ऑपरेशन का कोई प्लान नहीं है। जस्टिस आलिया का कहना है वो जमानत पर हैं तो हाथ नहीं लगा सकते। मुकदमात पर कार्रवाई रोकने के लिए फौरी समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। इमरान खान का ये कहना है गिलानी ने नाअहली भुगती, अब शहबाज शरीफ भी भुगतेगा। परवेज इलाही की मुलाकात, टिकटों की तकसीम पर तफसीली मशावरत। बहरहाल जी, मुल्क भर में 23 करोड़ 33 लाख अफराद को शुमार किया जा चुका है। आजकल आप इश्तिहार भी सुन रहे हैं, और वो ये कि जी ये जो 20 अप्रैल तक जो है ये बढ़ा दी गई है मर्दमशुमारी की जो मुहिम चल रही है। लेकिन बहरहाल जी कराची की जो पॉपुलेशन ऑलरेडी निकल कर सामने आ चुकी है। अगर ये 20 क्या, ये 30 अप्रैल भी कर देंगे यार, तो फिर कराची कितना बढ़ के कितना हो जाएगा, 2.25 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़ 80 हो जाएगा। वो जो 2.5-3 करोड़ की बातें सोच के बैठे हैं, वहां तक तो ये नंबर होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। तो फिर ये 20 तारीख तक भी ये नंबर नहीं होगा। 20 तारीख कल ही तो है यार, तो क्या होगा। बहरहाल चलें जी, अल्लाह मालिक है, लेट्स सी क्या रहता है सिलसिला। आगे बढ़ते हैं जी। फवाद चौधरी कहते हैं कोई शर्त नहीं रखी, मुज़ाकरात इलेक्शन के फ्रेमवर्क पर ही होंगे। नवाज शरीफ ने 27वीं शब मस्जिद नबवी में गुजारी, क्या बात है जी। इसके अलावा जावेद लतीफ कहते हैं मुज़ाकरात के लिए हुकूमत बा इख्तियार नहीं है। शेख रशीद कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने वाला अंजाम को पहुंचेगा। और राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान को ईद की छुट्टियों के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वजीर आजम आजाद कश्मीर के इंतखाबात में ताखीर, मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। और कोई खबर जी यहाँ पर हम रुकते हैं, बिकॉज अभी आपको जो अच्छा इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह केस की आज समाअत फिर होगी, और इमरान खान के एक साबिक करीबी साथी ओन चौधरी को बतौर एक गवाह पेश किया जाएगा। आप जानते हैं जो केस बनाया है हुकूमत ने वो ये है कि जी इन्होंने बुशरा बीबी ने इद्दत खत्म होने से पहले जो है वो दूसरा निकाह कर लिया था। इस वजह से इस अच्छी थी जो भी सजा तजवीज की जाए वो इन पे आप तजवीज कर दें। अभी ले चलते हैं, आपको ब्रेक की जाने मिलेंगे। इस ब्रेक के बाद डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग। ओके माय गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद। दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग। इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है। चलें जी जल्दी से बात करते हैं खेलों के हवाले से। लेट्स स्टार्ट विद क्रिकेट। और क्रिकेट में पहले जी बात कर लेते हैं मिकी आर्थर के। अच्छा जी, मिकी आर्थर जो है वो सह रोजे में, मेरा मतलब 3 रोज के लिए पाकिस्तान तशरीफ ले आए। कल आए हैं और कल चले भी जाएंगे। अब वो इन 3 दिनों में जो है वो क्या करेंगे, क्या बातें करेंगे, क्या मुलाकातें करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है अपने कॉन्ट्रैक्ट पर फिजिकल दस्तखत करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हमारे यहाँ पाकिस्तान में उतनी अदालतें आप प्रूफ करते ही फिर जाएंगी, लेकिन आप फिजिकल साइन करने के लिए यहाँ पर आए, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर अच्छे पैसे दिए होंगे एक दफा। खैर उनको टिकट के पैसे भी पीसीबी नहीं दिए होंगे, कौन सा उनका अपना खर्चा होगा। लेकिन बहरहाल यार यू नो वी ऑल लाइक मिकी आर्थर। आई थिंक मिकी को हम बड़ा पसंद करते थे और हर कोई मेरे ख्याल से इस बात पे एग्री करता था। मेजॉरिटी 95% ऑफ द क्रिकेट फैंस वुड एग्री दैट मिकी आर्थर को उस वक्त फारिग नहीं करना चाहिए 2019 के वर्ल्ड कप के बाद, जब इनको फारिग कर दिया गया था। लेकिन बहरहाल अब जिस तरह इनको लाया जा रहा है बगैर किसी टाइटल के, बगैर किसी असाइनमेंट के, फिलहाल इस पे भी जरा लोगों को हैरत हो रही है कि यार ये हमारे सेठी साहब जो हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वो अब क्या कर सकते हैं। अब मिकी आर्थर आए हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए यहाँ पे। कोचिंग स्टाफ और कप्तान से बातचीत होगी, आइंदा की हिकमत अमली पर जो है वो गौर करेंगे। चलें, वेरी गुड, बिजी डेज अहेड। अभी यार आपको पता है कि सीरीज में भी फिलहाल एक मुख्तसर सा ब्रेक है, बिकॉज कल आपने पीसीबी की वीडियो वगैरह भी देखी होंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें जो हैं वो एक खुसूसी चार्टर्ड तैयारे के थ्रू लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा दी गई हैं, और इस्लामाबाद में दे हैव चेक्ड इन टुडे। मोस्ट प्रोबब्ली दे विल बी डूइंग प्रैक्टिस एट द रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, और कल जो है रात में वहां पे 9 बजे चौथा T20 मैच जो है वो खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के लिए एक बैड न्यूज, और वो ये कि उनके इस स्क्वाड के फ्रंट लाइन बॉलर बेन लिस्टर जो है वो इंजर्ड हो गए और चौथे मैच में इनकी शिरकत जो है वो मशकूक हो गई है। ताम बहरहाल जी पाकिस्तान टीम का जहां तक ताल्लुक है
ओके, शाहिद आफरीदी ने बूम बूम का अपना खिताब इफ्तिखार को दे दिया. वाह यार, जबरदस्त. आप मेरे लिए चाचा नहीं, काश मैच भी फिनिश कर लेते, साबिक कप्तान का ये कहना है. इफ्तिखार कहते हैं कि लाला का खुद मुझे अपने लकब से पुकारना मेरे लिए फखर की बात है. अच्छा, वैसे एक बात है कि इफ्तिखार हैज दिस इंटरेस्टिंग सेंस ऑफ ह्यूमर. आपको इस बात का अंदाजा होगा. उनका जो हिस्से मिजा है वो थोड़ी है दिलचस्प, और उन्होंने कल अपनी डीपी भी अपडेट कर ली थी एंड ऑल. इफ्ती मेनिया एंड स्टफ. आपको पता है इफ्ती मेनिया जो है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में बुरी तरह फ्लॉप हो गया था, और इफ्तिखार डिड नॉट क्रिएट एनी इम्पैक्ट एट ऑल इन पाकिस्तान सुपर लीग, 1.5 मैच के अलावा 10 में से. लेकिन यहाँ पे सीरीज में फिलहाल तो वो चल गए, लेकिन मैं आपको अभी भी वार्न कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा भी एक्सपेक्टेशन लगाने की जरूरत नहीं है. ये चाइनीज बूम बूम है, इनका जरा रिलायबिलिटी का थोड़ा सा इशू है. ये चाइनीज भी वो मैं 1990s और अर्ली 2000 वाले चाइनीज की बात करूँ. चाइनीज प्रोडक्ट्स हैव बिकम वेरी रिलायबल नाउ. लेकिन बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी. क्या सीन है? रिकॉर्ड बुक में इफ्तिखार का नाम जी बिल्कुल आया. रवां बरस T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 41 छक्कों का एजाज इनको हासिल है. 20 बॉल्स पर तेज तरीन 50 इंटरनेशनल मैचेस में 2022 में अब तक 26 छक्के जो हैं वो लगा चुके हैं. इंटरनेशनल मैचेस में 26 सिक्सर्स. इफ्तिखार, वेल डन, जबरदस्त. अच्छा जी, पाकिस्तान टीम में अगर कोई एक तब्दीली होनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट मैचेस, इट शुड बी एहसानुल्लाह. आई मीन, मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि हम नसीम को खिला रहे हैं और पता नहीं हम वो जमान को खिला रहे हैं और किस किस को खिला रहे हैं पता नहीं. यार, आप एहसानुल्लाह जिसने आपको परफॉर्म करके दिया, हु वाज योर स्टैंड आउट प्लेयर इन द अफगानिस्तान सीरीज, आपने उसको खेलने का मौका नहीं दिया और अचानक उनको जो है वो साइडलाइन उन्होंने जो है वो कर दिया है. सो बहरहाल लेट्स सी कि क्या होता है. और इसको टीम में खिलाना जरूरी है यार. ये गलत कर रहे हैं यार, जो एहसानुल्लाह को नहीं खिला रहे हैं ये. और आई थिंक लाहौर की विकेट में तो इसको थोड़ी सी हेल्प भी मिल सकती थी, जिस तरह की विकेट पे ये मैच खेला गया है. चलो जी, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और कोई और खबर क्रिकेट के हवाले से? कोई और खबर? रुचि रविंद्र बॉलिंग में बेहतरी पर सकलैन मुश्ताक के शुक्रगुजार. दैट इज वेरी नाइस, अच्छी बात है. और क्या है? ठीक है, यहाँ पर रुकते हैं हम. और हाँ, अब बात कर लेते हैं. हाँ, क्रिकेट की एक और खबर रह गई है. खालिद लतीफ, याद है आपको? जनाब खालिद लतीफ कराची के, हैदराबाद से मेरे ख्याल से क्रिकेटर थे यहाँ, खालिद लतीफ. और उनकी भाई पेशी हुई है, उनको बुलाया गया है, समन जारी किए गए अदालत की जानिब से. लेकिन ये कोई छोटी मोटी अदालत नहीं, डच अदालत है, नेदरलैंड्स की अदालत है, जिसने खालिद लतीफ को कहा है कि भाई आओ जरा नेदरलैंड्स तो आओ. और हुआ ये कि उन्होंने नेदरलैंड्स की गवर्नमेंट ने कांटेक्ट किया है पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को और कहा है कि जी खालिद लतीफ को जो है ना वो जरा नेदरलैंड्स बुलाया जाए. नहीं जी, इट्स नॉट अ मैच फिक्सिंग थिंग, इट्स नथिंग. ये हुआ ये था, दिस रिलेट्स टू गर्ट विल्डर. गर्ट विल्डर अगर आपको याद हो, एक बहुत ही बदतमीज और नाहिंजार किस्म का डच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और ये बड़ा इस्लाम के खिलाफ है. उस वसल्लम की जो है वो उनके हवाले से गुस्ताखाना ख्यालात रखता है, इस्लाम को बहुत ही खराब मजहब समझता है, और इस्लाम और दहशतगर्दी, वो जो टिपिकल इस्लामोफोबिक पिच है, उसका अगर यूरोप में सही मानों में कोई अलम बरदार है तो इस दिस गाय नेम गर्ट विल्डर. तो ये एक जमाने में इसने कुछ काम किया और कुछ बातें की होंगी जिसपे खालिद लतीफ साहब, पाकिस्तान में कोई मुहिम चल रही होगी और खालिद लतीफ साहब जो है वो भी जोश खिताबत में आके उन्होंने कहा था कि जी अगर कोई बंदा इसकी गर्दन काट के लाएगा या कुछ इस तरह का ही काम करेगा तो उसको मैं पता नहीं 23,000 यूरोज या पता नहीं 23,000 क्या दूंगा, डॉलर्स दूंगा या क्या दूंगा. तो उस पे जो है वो ये देखें, ये हमारे यहाँ जज्बात में तो मस्जिद के मेंबर पे खड़े होकर आप ये बातें कर दें, लेकिन सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया जिसकी ग्लोबल रीच होती है वहाँ पे अगर आप बैठ के इस तरह की बातें करेंगे तो फिर यू विल बी आंसरेबल फॉर दैट एज वेल. आप जो है वो इसके लिए जवाबदेह भी होंगे. और उसमें जो है वो हुआ यही है कि जी इन्होंने गर्ट विल्डर ने जो है वो केस कर दिया इनके खिलाफ. आई थिंक उसने अब खालिद लतीफ की तो खैर क्या हैसियत होगी कैसे वो उसको स्पेसिफिकली वो केस करेंगे, लेकिन काफी सारे लोगों पे केस किया गया. खालिद वुड बी वन ऑफ दोस पीपल जिन पे वो केस किया गया. मुझे उसका पूरा ऑनेस्टली बैकग्राउंड पता नहीं है, मुझे ऊपर ऊपर की खबर जरूर पता है कि जी उसमें कहा गया है कि मेरी जान को जो है वो खतरा है बिकॉज ऑफ दिस थ्रेट जो कि पाकिस्तान के उस साबिक क्रिकेटर की तरफ से आया है. तो उन्होंने कहा है कि जी जरा डच अदालत में उसने केस किया और उसे कहा है कि जी इसको बंदे को लाया जाए. अब ज़ाहिर है वो तो नहीं जाएंगे, ये बात तो हमें पता है, लेकिन ये देख लें ये इनका फिर यूरोपियन यूनियन के और मुल्कों में भी जाना जो है वो ज़रा मुश्किल हो सकता है फ्यूचर में. इसलिए ज़रा थोड़ा सा इन बातों के हवाले से एहतियात करने की ज़रूरत है. अगर आपका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है या आप इंटरनेशनल कुछ सिलसिला जो है वो करते हैं, आपका लोग जानते हैं आपको,
तो ये इनकी ये खबर है खालिद लतीफ साहब के हवाले से. चलें जी, जाते आते जरा फुटबॉल का जिक्र जो है वो करते चलें. एंड द फर्स्ट टू सेमी फाइनलिस्ट ऑफ द यूरोपियन चैंपियंस लीग दिस ईयर have been decided. चेल्सी को कल शिकस्त हो गई है रियल मैड्रिड से स्पेसिफिकली एग्जैक्टली उसी स्कोर से जिससे वो फर्स्ट लेग हारे थे. 2-0 दोनों मैचेस हारे हैं. 4-0 से रियल मैड्रिड जो है वो क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया है. और ये आई थिंक इनके जो यूरोपियन सीजन आ रहा है चेल्सी का खत्म हो गया और चेल्सी अब इज आउट ऑफ यूरोपियन फुटबॉल फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट सीजन. बिकॉज इस सीजन तो अब उनका कोई यूरोपियन फुटबॉल खेलने का कोई चांस वगैरह नहीं होने वाला. सो दे विल हैव टू वेट बिकॉज क्योंकि आई थिंक 11वें नंबर पे हैं, 10वें नंबर पे हैं शायद वो प्रीमियर लीग में. तो वो जो यूरोपियन क्वालिफिकेशन स्लॉट्स हैं उससे तो वो काफ़ी नीचे इस वक्त मौजूद हैं. सो थोड़ा इंतजार अब उनको करना पड़ेगा. नेचुरली बाय दैट टाइम दे विल डेफिनेटली हैव अ न्यू मैनेजर्स एंड ऑल. और उनकी टीम भी जो है वो काफ़ी सेटल हो चुकी होगी. यार इस साल उन्होंने अंधों की तरह पैसा खर्च किया चेल्सी ने, लेकिन एक अच्छा स्क्वाड जो है वो नहीं बना पाए. प्रीमियर लीग में भी हार गए और यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में वो हारे. कल का मैच मैंने मैच तो नहीं देखा लेकिन आई डिड सी द स्टैट्स एंड ऑल. और स्टैट्स इतने बुरे मुझे लग नहीं रहे हैं. मैं जब देख रहा था तो शॉट्स ऑन गोल की अगर हम बात करें तो चेल्सी हैड 19 shots on goal compared to 9 by Real Madrid and they had the lion's share of the possession as well. But बहरहाल it's not about these things, it's about how many goals that you score. So बहरहाल जी ये हो गया है सिलसिला. और दूसरा मैच जी हाँ मिलान और नापोली के दरमियान जो मुकाबला था वो 1-1 गोल से बराबर रहा. ओलिविये जिरू जिन्होंने पेनल्टी भी मिस की थी लेकिन उन्होंने अपनी टीम को जो है वो गोल भी स्कोर करके दिया. और 2-1 एग्रीगेट से एसी मिलान जो है वो कामयाब हुआ है नापोली के खिलाफ इस मैच में. और अब इनका मुकाबला जो है वो होगा इंटर और बेनफिका के विनर्स के दरमियान. वैसे यार आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मिलान टू प्ले इन द फाइनल एट लीस्ट एंड आई वाज सो हैप्पी कि ओलिविये जिरू ज़ाहिर आर्सेनल के लिए उनके करियर का काफी बड़ा अरसा जिरू ने जो है आर्सेनल के लिए खेला. और आई थिंक एवरी आर्सेनल सपोर्टर हैज गॉट अ बिग टाइम सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ओलिविये जिरू बिकॉज रियल फाइटर, नो डाउट अबाउट दैट. चलें जी, आज जो है मैचेस होने वाले हैं रात 12 बजे. उसमें मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला बायर्न म्यूनिख के खिलाफ होगा. म्यूनिख में ये मैच होना है. बहुत बड़ी एक चैलेंज जो है वो यहाँ पे बायर्न म्यूनिख के लिए बिकॉज दे आर डाउन 3-0. और दूसरी जानिब इंटर मिलान बेनफिका का मैच है. इंटर इज लीडिंग लेड द फर्स्ट लेग 2-0, so they are favorites there. अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. So don't go anywhere and keep listening. चल सिंदड़ी आबाद हो जाए. क्या बात है जी, जबरदस्त शाह लतीफ का कलाम. And that was Tahir Mithu from Coke Studio. पेड़े पावंदी सा. Hope you guys enjoyed that. I'm sure you surely did. चलें जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालता हूँ before I move towards the Twitter trends. और अभी 8:26 हो चुके हैं. So we've got around 4 minutes adequate time. और अरे भाई खुल जा, पेज रिफ्रेश हो जा खुदा के लिए. घूमे जा रही हैं सर्कल घूमे जा रहे हैं. रैम बढ़ाओ भाई, इसकी रैम बढ़ाओ, कैशे क्लियर करो, सारे काम करो. ये माधक कहते हैं व्हाट एन आयरनी दैट अ पार्टी व्हिच इज क्लेमिंग टू बी द बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ डेमोक्रेसी नाउअडेज is deliberately delaying election of PM in Azad Jammu and Kashmir. They are trying to bring back votes of its forward bloc in the assembly. इमादुल हक ये नहीं देख रहे कि इमाद का खास बुग़्ज़ है पीटीआई के लिए. इमाद ये नहीं देख रहा है कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है. लाइक ये फॉरवर्ड ब्लॉक आइन में कहाँ लिखा है इमादुल हक साहब? ये फॉरवर्ड ब्लॉक आपके ख्याल से क्या ये दुरुस्त चीज़ है या ये खराब चीज़ है? ये भी आप मुझे बता दीजिए. रिमेंबर यही फॉरवर्ड ब्लॉक अता मानी का नामी एक आदमी ने बनाया था जिसकी बुनियाद पे काफ लीग जो है वो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने 2008 से 2013 तक हुकूमत की थी. उसी फॉरवर्ड ब्लॉक काफ लीग के फॉरवर्ड ब्लॉक अता मानिका को तो आपको पता है कि टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया गया था. अभी रिसेंटली यही किला जो है वो 2 लोगों ने किया है कि हमें पहचानते ही नहीं है. एक तो आपको पता है कि उन्होंने किया गिला ये आपके राजा रियाज साहब ने. और अभी ये रिसेंटली सुना है जी एक साबिक आर्मी जर्नल भी ये कहते हैं कि मियां साहब मेरी फोन नहीं उठाते, कॉल मी मे बी. लेकिन खैर चलें जी. तो भाई इमाद पहले हम ये सेटल कर लेते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनना किसी पार्टी में क्या ये एक कानूनी अमल है या फिर इंतजार करना या कोरम पूरा ना होने देना सो दैट फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी में वापस आ जाए. एहसन जामी कहते हैं आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान इज नॉट गिविंग चांस टू यंग प्लेयर एटलीस्ट. आई एग्री विद यू यार.
एहसान उल्लाह को तो ना खिलाने की बात समझ में नहीं आई. आजम खान, आई थिंक मैं तो देखो पहले ये बात बोल चुका हूँ, कम से कम T20 सीरीज में मैं तो खैर 10वीं दफा ये बात बोल चुका हूँ, पाकिस्तान को अपना पिछली टीम ही खिलानी चाहिए थी, जो अफगानिस्तान वाले टूर की टीम थी. लेकिन हमारी प्लेयर पावर बड़ी खतरनाक है भाई. शहजाद नियाज सबको सलाम कहते हैं. इसके अलावा मुनीर अहमद साहब कहते हैं ऑल द इंस्ट्रक्शंस एंड पीडीएम सपोर्टर्स मस्ट अंडरस्टैंड that they will have to give one election to PTI and let PTI complete its tenure to bring a clear picture before public to decide. This situation reminds Musharraf's statement. पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज. वो तो खैर जनरल साहब जो कह के चले गए वो तो कह के चले गए थे, वो उसके बाद क्या हुआ पाकिस्तान का हम सब ने देख लिया है. लेकिन कल मैं एक बड़ा अच्छा आर्टिकल आया हुआ था पाकिस्तान में ओपिनियन पोल्स और किस तरह पाकिस्तान में सियासी पार्टियां डू नॉट गिव रिस्पेक्ट टू द ओपिनियन पोल्स. वेल मेरे ख्याल से पाकिस्तान में पहली बार सियासी पार्टियां ओपिनियन पोल्स को रिस्पेक्ट दे रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं हो पा रहे. इट्स अ वेरी गुड आर्टिकल जो कि कल एक्सप्रेस ट्रिब्यून में जो है वो छपा था, शायद मैंने उसको रीट्वीट भी किया है मुझे लग रहा है. अच्छा जी, सैयद अली इमरान कहते हैं इंडिया विल सर्वाइव फ्रॉम अपकमिंग हीट इम्पैक्ट एज दे हैव फ्यूल फॉर इलेक्ट्रिसिटी. पाकिस्तान डजंट इवन हैव डॉलर्स टू फ्यूल ऑटोमोबाइल्स लेट अलोन इलेक्ट्रिसिटी. वी आर नहीं यार अली इमरान, ये भी आप थोड़ी सी आप एक्सट्रीम में जाके आपने ये बात कर दी. नहीं, आई डोंट एग्री विद दिस सेइंग कि इंडिया विल सर्वाइव बिकॉज़ दे हैव फ्यूल एंड वी. यार कम ऑन यार, ये क्या बात करती है. एनीवे, साकिब शान कहते हैं टुडे इन 1995 अ ट्रक बॉम्ब ब्लास्टेड इन ओक्लाहोमा सिटी किलिंग 168 इंजरिंग मोर देन 500 पीपल. OBL was blamed. This can be called basic building blocks इंसिडेंट ऑफ 9/11. अच्छा, नहीं मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप चीजों को, मुझे नहीं पता साकिब आपने ये कहाँ से कॉपी किया है, लेकिन आई थिंक जो ओक्लाहोमा सिटी बॉम्बिंग थी दैट हैड गॉट नथिंग टू डू विद ओसामा बिन लादेन और एनीवन. जो ओक्लाहोमा सिटी बॉम्बिंग हुई थी जिसमें उनकी एक सरकारी एक फेडरल बिल्डिंग को जो है वो टारगेट किया गया था, ये तो एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग क्रिश्चियन जिसका नाम टिमोथी मैकवे, मुझे इत्तेफाक से उसका नाम भी याद है, उस बंदे ने जो है ये वाइट सुप्रीमिस्ट था जिसने ये इसको प्लान किया था. और आपको शायद ये बात पता हो कि उसने सरकार, अमरीकी सरकार से या अमरीकी हुकूमत से जो है वो बदला लेने के लिए ये काम किया था, बिकॉज उसमें एक टेक्सास में एक जगह है जिसका नाम है वेको. ओके, मेरा जाना भी हुआ है बाय द वे. वेको में एक सीज हुई थी जिसमें अमेरिकन गवर्नमेंट और एक इंतहा पसंद क्रिश्चियन कल्ट के दरमियान एक बड़ी लंबा एक कॉन्फ्लिक्ट चला था, जिसमें फिर अमेरिकन सरकार ने जो है वो हमला किया था और फिर काफी सारे लोग जो हैं वो उसमें मारे गए थे. उसको बदला लेने के लिए जो है वो उसमें कहते ये हैं कि टिमोथी मैकवे, दैट वाज हिज मेन मोटिव. आई थिंक थोड़ी सी कंफ्यूजन है यहाँ पे. चलें, जब हम बढ़ रहे हैं भाई कुछ और मैसेजेस भी आए हैं, आई एम वेरी सॉरी मैं उनको शामिल नहीं कर पाया. वकार आपका मैसेज काफी देर से लिंगर ऑन कर रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं उसको जरूर शामिल करूंगा. This is Mira FM 107.4.